हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने सेक्शन बी का रिवीजन किया था। आज के इस वीडियो में हम जो सेक्शन सी है उसका रिवीजन हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पे सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। फर्स्ट क्वांटिटेटिव डेटा, द डेटा कलेक्टेड ऑन द न्यूमेरिक वेरिएबल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, एंड द डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। मतलब कि जो क्वांटिटी के ऊपर से डेटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव डेटा, एंड जो डेटा हम क्वांटिटी के ऊपर से कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव डेटा। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इलस्ट्रेशन। A table showing the frequency corresponding to various values of discrete variable is called discrete frequency distribution. For example, number of children and number of families यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 and number of families is 5, 30, 45, 20 and total is 100. इसके बाद का हमारा next question, define continuous frequency distribution with illustration. A table showing the frequency corresponding to various class of continuous variable is called continuous frequency distribution. It is prepared with the range of data is very लार्ज, कि जब हमारे पास रेंज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब हम अलग अलग क्लास के ऊपर से जो डेटा हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फॉर एग्जांपल, हाइट इज इक्वल टू 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 and 130 to 140, एंड फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 17, 10 एंड लास्ट में इनका टोटल है 50. तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Our next question is, explain the definition of inclusive continuous frequency distribution. If the upper limit of a class and lower limit of succeeding class are not equal, then the upper limit of class is included in that class, then such a class is called inclusive type of class. A continuous frequency distribution consists of inclusive types of class is called the inclusive continuous frequency distribution. मतलब कि जो भी क्लास की अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इक्वल ना हो that is called the inclusive class, and जो inclusive class continuous हो that is called the inclusive continuous frequency distribution. For example, the frequency distribution consists of class 10 to 19, 20 to 29, 30 to 29, 39 is inclusive continuous frequency distribution. Here the upper limit 29 of a class 20 to 29 and the lower limit of 30 of its succeeding class 30 to 39 are not equal. Also upper limit 29 is included in the 20 to 29. अब यहाँ पे ये जो क्लास हमें दी गई है अलग अलग 10 to 19, 20 to 29, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है वो लास्ट क्लास की एंड जो सक्सीडिंग क्लास मतलब कि उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, और यहाँ पे 29 जो है सबसे अपर लिमिट जो 20 to 29 में है वो कहाँ पे इंक्लूडेड होगी, 20 to 29 क्लास में ही होगी. इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इफ द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास आर इक्वल एंड द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास बट इट included its a succeeding class, then such a classes are called exclusive types of classes. A continuous frequency distribution consists of exclusive class के जो भी क्लास की एक अपर लिमिट एंड उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों इक्वल हो और उस क्लास की लोअर लिमिट जो है वो उसकी सक्सीडिंग क्लास में इंक्लूडेड हो, सॉरी अपर लिमिट जो उसकी सक्सीडिंग क्लास में इंक्लूडेड हो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस क्लास, एंड उसकी जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 is a exclusive continuous frequency distribution. Here the upper limit of 30 of class 20 to 30 and lower limit of its 30 is of its succeeding class 30 to 40 are equal. Also upper limit 30 is excluded from the class 20 to 30 and is included to the succeeding class 30 to 40. अब यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 20 टू यहाँ पे हमें क्लास दी गई है और 20 to 30 की जो अपर लिमिट जो है 30 वो उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो वो दोनों सेम है. अब यहाँ पे ये जो 30 है वो 20 to 30 में इंक्लूडेड नहीं होगा बट इज़ इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, इट्स अ सक्सीडिंग क्लास इन 30 to
40. That is called the exclusive continuous frequency distribution. Write a formula for obtaining boundary points from the inclusive class limit. अब यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लास प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग क्लास डिवाइड बाय 2. एंड अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग द क्लास, दैट इज एंड डिवाइड बाय 2. दैट इज अ formula to find upper limit and lower boundary point for each class. हमें 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे हमें ये जो क्लास दी गई है उसकी हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है. मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2. तो ये हमारी अपर वैल्यू है 9, लोअर वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2. तो हमारी फर्स्ट है 4.5. देन सेकेंड इज 10 to 24. दैट मीन्स कि 24 प्लस 10 अपॉन 2 17. फिर 25 to 49 के हमारे यहाँ पे क्लास क्या मिड वैल्यू क्या आएगी? 49 प्लस 25 डिवाइड बाय 2. दैट मीन्स 37. 74 प्लस 50 इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 62. 100 प्लस 75 इज डिवाइड बाय 2. दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना है? 87.5. ये हमने फाइंड किया. अब उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द क्लास लेंथ ऑफ ईच क्लासेस. अब यहाँ पे हमें क्लास लेंथ फाइंड करनी है. अब यहाँ पे ये जो सम हमने किया, यहाँ पे ये जो सम के ऊपर से हमें यहाँ पे क्लास लेंथ फाइंड करनी, तो सबसे पहले ये जो इंक्लूसिव क्लास है उसे हमें एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा. एक्सक्लूसिव क्लास बनाने के लिए हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस और अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस एंड अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस किया. तो क्या आया? -0.5 to 9.5, 9.5 to 24.5, 24.5 to 49.5, 49.5 to 74.5, 74.5 to 100.5. इस तरह से यहाँ पे क्या. अब हमें यहाँ पे क्लास लेंथ फाइंड करनी. तो क्लास लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे हमारी अपर वैल्यू दी गई है 9.5 माइनस 0.5, दैट मीन्स 10. 24.5 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 15. 49.5 minus 24.5 is equal to 25. 74.5 minus 49.5 is equal to 25. 100.5 minus 74.5 is equal to 26. तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्लास लेंथ भी फाइंड कर ली इनकी. उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे हमें ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 10, 30, 30, 20 एंड 10. उसके ऊपर से हमें यहाँ पे लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो 10 के सामने तो 10 ही आएगा. 20 दैट मीन्स कि 20 से कम, दैट मीन्स 10 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40. फिर 30 दैट मीन्स 30 एंड 30 से कम कितने यहाँ पे 10 तो है प्लस 30 एंड 30 की फ्रीक्वेंसी ऑल्सो 30. देन आफ्टर 40 दैट मीन्स 40 से कम कितने यहाँ पे 40 और 40 से कम 10, 30, 30 एंड 20 इज इक्वल टू 90. फिर देन आफ्टर 50 तो 50 से यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे 10 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 दैट मीन्स कि 100. इस तरह से यहाँ पे हमने किया. उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिमांड फॉर अ आइटम इन क्लासिफाइड एज अ गुड, moderate and weak. On the basis of study in the entire year, it is known that the demand of moderate goods during 22 weeks, whereas the demand of was weak in 18 weeks. Present it in a suitable information in a टेबल. तो यहाँ पे हमने इस तरह से टेबल बनाया है कि गुड, मॉडरेट एंड लेस एंड नंबर ऑफ वीक्स. तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि टोटल एक पूरे साल में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं 52. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मॉडरेट डिमांड कितनी है 22, दैट मीन्स कि मीडियम डिमांड हमारे लिए 22. फिर वीक डिमांड हमारे लिए दैट मीन्स कि लेस डिमांड 18 है. अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गया. हमें गुड डिमांड फाइंड करनी है. 52 में से मीडियम एंड लेस डिमांड में माइनस करूँगी तो रिमेनिंग जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी गुड डिमांड. दैट मीन्स कि रिमेनिंग डिमांड 12 जो है वो हमारे लिए गुड डिमांड हुई. अब इसके बाद का हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. अब यहाँ
पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें टेबल में हमें 300 जो है वो एट्रीब्यूट ए का 2014 का टेबल टोटल दिया और सब्सटीट्यूट 1 हमें दिया टू टोटल 300 और सब्सटीट्यूट सब डेटा अगर 200 है तो सब डेटा 2 हमारा 1 अगर 200 है तो 2 हमारे लिए क्या होगा 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। फिर यहाँ पे सेम इट इज़, यहाँ पे हमें सब डेटा जो है वो हमें यहाँ पे 1 दे दिया है एट्रीब्यूट बी का 100 और टोटल दे दिया है 200। तो यहाँ पे हमारा सब डेटा कितना हुआ 200। तो यहाँ पे अब हम सब डेटा 1 एंड सब डेटा 2 का टोटल करेंगे तो एट्रीब्यूट ए का सब डेटा और एट्रीब्यूट बी का सब डेटा का टोटल करेंगे तो 300, एट्रीब्यूट ए के सब डेटा 2 एंड एट्रीब्यूट 2 बी का सब डेटा 2 का टोटल करेंगे तो 200 एंड लास्ट में टोटल आएगा 500। अब यहाँ पे हमें डेटा यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूट ए में सब डेटा 400 दिया हुआ है, बट उसके साथ यहाँ पे एट्रीब्यूट बी में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सब डेटा 150 एंड टोटल जो है सब डेटा 2 जो है वो 300। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 450, हमें 400 टोटल आएगा हमारा। और यहाँ पे हमें टोटल दे दिया है 300 जो है वो 2015 में टोटल सब डेटा 1 का 300 एंड सब डेटा एट्रीब्यूट बी में सब डेटा 1 हमें 150 दिया है तो सब डेटा 1 एट्रीब्यूट ए में कितना आएगा 150। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 550। फिर सब डेटा 1 एंड सब डेटा 1 का टोटल 300, सब डेटा 2 का टोटल 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 700 एंड जो टोटल आएगा दोनों का 1000। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। इन inclusive continuous frequency carried out for the discrete raw data having a large value of range, while the exclusive continuous frequency distribution is carried out for the continuous raw data. Second is the upper limit of each class and the lower limit of succeeding class are not equal. Inclusive class में upper limit and lower limit equal नहीं होती है. The upper limit of each class and lower limit of succeeding class are equal in the exclusive continuous frequency distribution. Third point is the upper limit of a class is included in that class. For example, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, etc. Here the upper limit 24 is included in 20 to 24. The upper limit of class is excluded from that class. For example, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, etc. Here the upper limit 25 is excluded from the 20 to 25 and it is included in the next succeeding class 25 to 30. Then fourth point is class limit and class boundary point are not same, and here class limit and class boundary points are same. तो ये हमारा डिफरेंस दिया गया था हमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डायग्राम. Lack of accuracy in drawing diagram leads to the wrong interpretation. Second is illusionary effect of diagram misleads the public opinion. Third is there is a loss of accuracy in the presenting the data by diagram. अब यहाँ पे ये जो 3 इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो लिमिटेशंस हमें दी गई। अगर हम प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके कारण क्या हो सकता है, डायग्राम अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। अगर हमने इल्यूशनरी इफेक्ट्स डाले तो उसके कारण कभी कभी मिसलीड्स हो सकते हैं और कभी कभी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं भी मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वन डिमेंशनल डायग्राम्स, स्टेट देयर नेम्स. A one-dimensional diagram, by considering only one characteristics of a data, is carried one-dimensional diagram. There are 4 types of diagram of the one-dimensional diagram: bar diagram, multiple diagram, bar diagram, simple divided bar diagram, and percentage divided bar diagram. कि जहाँ पे कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के डायग्राम ड्रॉ किया जाए, दैट इज कॉल्ड अ वन डिमेंशनल डायग्राम। और उसके यहाँ पे हमें टाइप्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन टू डिमेंशनल डायग्राम इन ब्रीफ. When the volume of data is large, then such a data is presented on a diagram considering both length and breadth. Such a diagram are called two-dimensional diagrams. अब हमारे पास जो डेटा है उसकी वॉल्यूम जो है, उसका रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एट दैट टाइम जो भी डायग्राम हम लेंथ एंड ब्रेथ को ध्यान में रखने के बाद जो भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टू डिमेंशनल डायग्राम. इन टू डिमेंशनल डायग्राम टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ डायग्राम. कि यहाँ पे टू डिमेंशनल डायग्राम में टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ डायग्राम. स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पाई और सेक्टोरियल डायग्राम आर द टू डिमेंशनल डायग्राम्स. यहाँ पे हमें टू डिमेंशनल डायग्राम्स के टाइप्स दिए गए. स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल डायग्राम, पाई डायग्राम आर द टाइप्स ऑफ टू डिमेंशनल डायग्राम्स.
उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग थ्रू अ बार डायग्राम। यहाँ पे ये जो दोनों इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उसे हमें बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है, तो हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक डायग्राम जो है फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है उसके ऊपर से हमने डायग्राम बनाया। यहाँ पे आपको 2011, 12, 13, 14 एंड 15 की इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो डेटा दिया गया उसके ऊपर से हमने दो दो की क्लास में यहाँ पे वाई एक्स पे दिया है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 कहाँ पे आएगा, 2 और 4, 2 एंड 4 के बीच में, तो यहाँ पे हमने 2.4 का मार्क किया। देन आफ्टर 2012 जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है 4.2, तो 4.2 कहाँ पे आएगा, 4 to 6 के बीच में, बट 4 से थोड़ा ऊपर। फिर है 2013 में दिया हुआ है 5.8, तो 5.8 भी कहाँ पे आएगा, 4 to 6 के बीच में, बट 6 से थोड़ा सा नीचे। फिर 2014 में हमें दिया हुआ है 7.4, तो वो कहाँ पे आएगा, 8 to 6 के बीच में और यहाँ पे 8 से नीचे और 6 से थोड़ा ऊपर। आफ्टर 2015 में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है 10.2, तो वो कहाँ पे आएगी, 10 to 12 के बीच में एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में क्यों हमने अरेंज नहीं की, क्योंकि ये ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन है। अगर रो डेटा, सिंपल डेटा अगर हमें होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है कि स्ट्रीम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, तो उसे हम किस तरह से ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफ में प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉमर्स, देन आफ्टर 8000 देन अदर फील्ड, देन आफ्टर इज साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स एंड लास्ट में इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कॉमर्स की फील्ड के आपको स्टूडेंट्स दिए गए 10,200, तो वो कहाँ पे आएंगे, 10,000 to 12,000 के बीच में, बट 10,000 से थोड़ा ऊपर। सेकेंड है कॉमर्स, तो सॉरी अदर फील्ड, तो वो 8,000 है, तो हमने 8,000 के ऊपर मार्क किया। फिर है साइंस, तो साइंस के स्टूडेंट्स हमें दिए गए 6,000, तो हमने यहाँ पे 6,000 के ऊपर मार्क किया। उसके बाद हमें यहाँ पे दिए गए हैं आर्ट्स के 5,900, तो वो कहाँ पे आएंगे, 4,000 to 6,000 के बीच में, और यहाँ पे हमने मार्क किया। एंड लास्ट में आएगी जो है वो हमारे लिए इंजीनियरिंग की फील्ड 4,500, तो कहाँ पे आएंगे, 4,000 to 6,000 के बीच में, और यहाँ पे जो भी गैप आएगा वो हम दोनों के बीच में करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया और हमारा ये जो सेक्शन सी का रिवीजन जो है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये जो रिवीजन है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन लिखना है। थैंक यू।